हेलो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है परावैद्युत पदार्थ या यूं कहें डाइलेक्ट्रिक मटेरियल। तो ये ऐसे पदार्थ होते हैं जिनमें विद्युत धारा का चालन नहीं होता है या आवेश का प्रवाह नहीं होता है। एक प्रकार के कुचालक होते हैं, इंसुलेटर होते हैं, लेकिन विद्युत क्षेत्र में रखे जाने पर ये विद्युत प्रभाव दर्शाते हैं। तो परावैद्युत पदार्थ एक प्रकार के कुचालक पदार्थ होते हैं और इनमें कोई भी मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। तो इसकी देखो परिभाषा देखते हैं पहले। तो परावैद्युत पदार्थ की परिभाषा इस प्रकार होगी, देखो देखे कि परावैद्युत पदार्थ विद्युत के बहुत ही दुर्बल चालक होते हैं या यूं कहें ये एक प्रकार के कुचालक पदार्थ होते हैं, लेकिन इनको जब अपन विद्युत क्षेत्र में रखते हैं तो ये विद्युत प्रभाव दर्शाते हैं। तो देखें यहां पर लिखते हैं इसके बारे में। तो ये इसकी परिभाषा है। अब परावैद्युत पदार्थ दो प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला होता है ध्रुवीय अणु, दूसरा होता है अध्रुवीय अणु। तो देखें परावैद्युत पदार्थ दो प्रकार के होते हैं, जिसमें से पहला है ध्रुवीय अणु। इसको कहते हैं पोलर मॉलिक्यूल। और दूसरा होता है अध्रुवीय अणु। इसे कहते हैं नॉन पोलर मॉलिक्यूल। तो देखें यहां पर सबसे पहले देखते हैं ध्रुवीय अणु को। तो ध्रुवीय अणु क्या होता है, देखो अब ऐसे जो अणु हैं जिनमें धनावेश और ऋणावेश का केंद्र अलग अलग होता है या संपाती नहीं होता है, उन्हें कहते हैं ध्रुवीय अणु। जैसे कि यहां पर कोई परमाणु है, अणु है कोई ये। अब इस अणु में प्लस एक साइड में रहेगा, माइनस एक साइड में रहेगा। दोनों के जो प्रभावी केंद्र है धनावेश के और ऋणावेश के, वो दोनों अलग अलग है, दूर दूर है। तो ये होता है ध्रुवीय अणु। तो इसके बारे में लिखेंगे अपन, वे परावैद्युत पदार्थ जिनके अणुओं में प्रभावी धनावेश तथा ऋणावेश का केंद्र अलग अलग होता है। ये ऐसे अणु होते हैं जिनमें धनात्मक जो केंद्र है धनावेश का वो अलग रहेगा और ऋणावेश का अलग रहेगा। तो इन्हें कहते हैं ध्रुवीय अणु। तो ये ध्रुवीय अणु कहलाते हैं। अब ध्रुवीय अणु के एग्जाम्पल क्या क्या है, तो देखें इसके जो उदाहरण हैं HCl है और H2O है, N2O है आदि। ये सारे ध्रुवीय अणु के एग्जाम्पल है। एक NH3 भी इसका एग्जाम्पल है।
NH3 भी ध्रुवीय अणु का एग्जाम्पल है। तो देखें HCl में जैसे कि ये क्लोरीन का अणु है, ये क्लोरीन का परमाणु है और ये जो है ये हाइड्रोजन है। तो ये एक ध्रुवीय अणु है। इसमें देखो ऋणावेश होगा क्लोरीन के ऊपर और धनावेश होता है H के ऊपर, हाइड्रोजन के ऊपर। तो ये ध्रुवीय अणु है। और H2O में जैसे कि यहां पर ये ऑक्सीजन है और इस प्रकार की ये अणु होंगे। इधर ये हाइड्रोजन आ गया और इधर ये दूसरा हाइड्रोजन आ गया, ये O हो गया और यहां पर हाइड्रोजन है। तो ये भी ध्रुवीय अणु है। अब देखो यहां पर क्या है, ये होता है माइनस का, ये होता है प्लस का। तो इनका जो द्विध्रुव आघूर्ण होगा वो होगा माइनस से प्लस की ओर। पी वेक्टर जो होगा माइनस से प्लस की ओर होगा। और यहां पर भी ये माइनस का है और ये प्लस का है। तो इसका जो द्विध्रुव आघूर्ण होगा इस वाले के लिए वो होगा माइनस से प्लस की ओर इधर, और इसको P1 ले लो और इसके लिए लोगे तो ये होगा इधर P2 वेक्टर। तो दोनों ऐसे हैं। तो इनका जो परिणामी होगा, रिजल्टेंट जो द्विध्रुव आघूर्ण होगा वो इन दोनों के बीच में मिलेगा हमें। तो ये मिला हमें P नेट, नेट का मतलब कुल द्विध्रुव आघूर्ण। तो ऐसे अणु जिनका नेट द्विध्रुव आघूर्ण होता है वो होते हैं ध्रुवीय अणु। और जिनका नेट द्विध्रुव आघूर्ण अगर कैंसिल हो जाए, आपस में P ऑपोजिट डायरेक्शन में हो तो वो कैंसिल हो जाते हैं। जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड CO2 कंडीशन में होता है कि दोनों जो P होते हैं द्विध्रुव आघूर्ण वो विपरीत दिशा में होने के कारण एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। तो वो आता है अध्रुवीय अणु में। तो ये जो दोनों एग्जाम्पल है ये ध्रुवीय अणु के एग्जाम्पल है। तो ये हो गया ध्रुवीय अणु। अब देखें जो ध्रुवीय अणु है उससे बना हुआ पदार्थ, जैसे कि यहां पर ये लिया हमने, और इसमें जो अणु होंगे वो अनियमित रूप से पड़े हैं। जैसे कि इधर माइनस है इधर प्लस है, और इस वाले में इधर प्लस है इधर माइनस है, और ये यूं पड़े हुए यहां पर प्लस माइनस और प्लस माइनस। तो इस प्रकार ये अनियमित रूप से पड़े हैं। ये कब की कंडीशन है, जब आप बाहरी विद्युत क्षेत्र आरोपित नहीं करते हैं यहां पर। तो जो ई नोट वेक्टर है ये है बाहरी विद्युत क्षेत्र। तो यहां लिख देते हैं ये जो है बाह्य विद्युत क्षेत्र है ई नोट वेक्टर। तो ऐसी कंडीशन में क्या है, इनका जो परिणामी द्विध्रुव आघूर्ण होगा इस पूरे पदार्थ का वो 0 होगा। तो ये पहली कंडीशन है। अब अगर इसके ऊपर कोई बाहरी विद्युत क्षेत्र आरोपित करते हैं, जैसे कि ई नोट वेक्टर का मान अब 0 नहीं है, यानी हमने कोई बाहरी विद्युत क्षेत्र आरोपित कर दिया, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि जो ई नोट वेक्टर है इसकी दिशा है इस डायरेक्शन में। तो ये इसकी दिशा है, तो इस दिशा में है, इसका मतलब क्या है, प्लस से आ रहा है और माइनस की तरफ जा रहा है। तो ये जो है वो सारे संरेखित हो जाएंगे इस प्रकार, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस और माइनस प्लस। तो देखें जैसे ही हमने आरोपित किया तो ये सारे के सारे विद्युत क्षेत्र की दिशा में संरेखित हो गए, और इनका जो ये अंदर का प्रेरित
विद्युत क्षेत्र होगा वो होगा देखो इधर इस प्रकार, जैसे माइनस माइनस सारे एक साइड में आ रहे हैं, तो हम कह सकते हैं कि इसको हम ऐसे भी ले सकते हैं। देखो ये लिए यहां पर, तो माइनस 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 और प्लस 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 प्लस। अब ई नोट वेक्टर तो था हमारा आरोपित विद्युत क्षेत्र, जिसकी दिशा थी इस दिशा में, इस ओर। और अब अंदर जो एक प्रेरित विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हुआ वो हो गया इस दिशा में, वो था ई इन वेक्टर। तो यहां पर देखो दोनों एक दूसरे के विपरीत है। और इस तरफ जो होगा वो होगा सिग्मा पी, यानी प्रेरित पृष्ठीय आवेश घनत्व है ये। और इधर ये माइनस का हो जाएगा, और इधर सिग्मा पी वेक्टर जो है वो रहेगा प्लस का। वेक्टर लगाने की जरूरत नहीं है इसमें। तो यहाँ पर सिग्मा पी माइनस का और ये प्लस का, ये प्रेरित पृष्ठीय आवेश घनत्व है इसके अंदर जब बाहरी विद्युत क्षेत्र आरोपित करते हैं तो ये कंडीशन आ गई हमारे पास में सी। तो ये ध्रुवीय अणु के बारे में था। अब लेते हैं इसके बाद में दूसरा, अध्रुवीय अणु। अध्रुवीय अणु में क्या होता है कि जो प्लस माइनस होता है, धनात्मक और ऋणात्मक जो प्रभावी आवेश है, उनका जो केंद्र है वो समपाती होता है, दोनों एक ही जगह होते हैं। अब इसके बाद दूसरा लेंगे अध्रुवीय अणु। तो दूसरे नंबर पर लेते हैं अध्रुवीय अणु। तो देखो अध्रुवीय अणु क्या होते हैं, ऐसे परावैद्युत पदार्थ के जो अणु हैं उनमें धनावेश और ऋणावेश का जो केंद्र होता है वो समपाती होता है, यानी एक ही जगह होता है। तो इसके बारे में लिखेंगे हम अध्रुवीय अणु में धनात्मक आवेश या धनावेश कर दो बोले, तथा ऋणात्मक आवेश का प्रभावी केंद्र समपाती होता है। तो इनमें क्या होता है, जैसे कि ये अणु है, प्लस और माइनस दोनों का केंद्र एक ही जगह है, तो ये अध्रुवीय हो गया। और इसके जो उदाहरण हैं वो देखो, एक तो है H2, O2 हाइड्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस, और CO2 आदि। ये सारे के सारे अध्रुवीय अणु हैं, क्योंकि अब हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन में क्या होगा, देखो जैसे कि दो अणु हैं, ये सॉरी एक पर ये अणु है हाइड्रोजन का जिसमें दो परमाणु हैं, ये भी H है और ये भी H है, तो दोनों प्लस के हैं ये, तो ये भी क्या है, अध्रुवीय है। और सेम कंडीशन ऑक्सीजन में हो जाएगी। और CO2 की बात करें तो यहां पर ये कार्बन का परमाणु है और ये ऑक्सीजन हो गया और इधर ये ऑक्सीजन हो गया, तो यहां पर ये कार्बन, यहां पर ऑक्सीजन और यहां पर फिर ऑक्सीजन। तो देखो ये एक रेखीय जो बॉन्ड होता है वो एक रेखा में होता है इनका, और यहां माइनस का है, यहां प्लस या माइनस। तो यहां जो द्विध्रुव आघूर्ण होगा इसका वो होता है देखो माइनस से प्लस की ओर, तो इसका हो जाएगा इधर पी वेक्टर, और इसका भी माइनस के प्लस की ओर, इसका भी हो जाएगा पी वेक्टर, ये होगा इधर। तो दोनों बराबर हैं और दोनों विपरीत है। तो ऐसी कंडीशन में क्या मिलेगा हमें, जो पी नेट मिलेगा
वो मिलेगा 0। यानी परिणामी द्विध्रुव अगुण जो होता है अध्रुवीय अणु के लिए वो होता है 0। और ध्रुवीय की बात करें, ध्रुवीय अणु का एक परमानेंट द्विध्रुव अगुण होता है, क्योंकि उनमें प्लस माइनस के दूर दूर होते हैं केंद्र, या धनावेश के और ऋणावेश के जो केंद्र होते हैं वो दूर दूर होते हैं। तो उसमें तो परमानेंट द्विध्रुव अगुण होगा, जबकि अध्रुवीय अणुओं में परमानेंट द्विध्रुव अगुण नहीं होगा जब तक हम कोई बाहरी विद्युत क्षेत्र आरोपित ना करें। तो ये इसके एग्जाम्पल है। अब देखो यहां पर, जैसे कि एक लिया हमने पदार्थ, ये है, और प्लस माइनस ये अध्रुवी अणु से बना हुआ पदार्थ है। ये देखो, इसमें प्लस माइनस का जो केंद्र है वो समपाती है। तो समपाती यहां पर जो है, इस कंडीशन अभी क्या है, कोई बाहरी विद्युत क्षेत्र जो है वो आरोपित नहीं किया हुआ है। तो कोई भी बाहरी विद्युत क्षेत्र आरोपित नहीं करेंगे, उस कंडीशन में क्या है, इसका जो द्विध्रुव अगुण होगा नेट कुल वो 0 होगा। लेकिन जैसे ही हम एक बाहरी विद्युत क्षेत्र आरोपित करेंगे, जैसे कि इसी को ले रहे हैं दोबारा, लेकिन अब क्या है, एक बाहरी विद्युत क्षेत्र आरोपित कर देते हैं, तो ई नोट की वैल्यू 0 नहीं है। इसका मतलब हमने विद्युत क्षेत्र आरोपित कर दिया है। तो ये करेंगे यहां पर, और इसकी जो दिशा है वो इस तरफ है। तो देखें, इनमें क्या होगा, खिंचाव होगा। खिंचाव क्यों होगा, क्योंकि जहां से ये ई आ रहा है तो पीछे प्लस का है, और जिस तरफ जा रहा है उस तरफ आगे माइनस का है। हमें पता है जो विद्युत बल रेखा होती है वो प्लस से निकलती है और माइनस में प्रवेश करती है। तो इसमें जो ये प्लस माइनस के दोनों हैं, ये इसका जो माइनस का है वो इस तरफ खींचेगा और प्लस का इस तरफ। तो ये दोनों दूर दूर हो जाएंगे जब हम कोई बाहरी विद्युत क्षेत्र आरोपित करेंगे। तो ये माइनस प्लस, सेम प्रक्रिया इनमें हो जाएगी। तो इनको भी यहां पर ऐसे बना देते हैं। तो अब देखो, ये सारे एक ही दिशा में संरेखित हो गए, और माइनस माइनस वाले एक साइड में आ गए, प्लस प्लस वाले एक साइड में आ गए। तो ये हमारे पास में बी बना है। अब क्या है, माइनस माइनस की तरफ हमें एक अंदर आंतरिक प्रेरित विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। इस द्विध्रुव जो बना है, पहले अध्रुवी था और बाद में जब विद्युत क्षेत्र आरोपित किया तो ध्रुवित हो गया। उस कंडीशन में जो विद्युत क्षेत्र आरोपित होगा, अब क्यों होगा, क्योंकि माइनस माइनस के इसमें एक साइड में हो गए। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, देखो यहां पर ये माइनस माइनस के एक साइड में, तो माइनस 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 ले लिया, इधर प्लस प्लस एक साइड में है तो प्लस प्लस ले लिया। इसी को दिखाया गया यहां पर। अब देखो, अंदर एक विद्युत क्षेत्र प्रेरित हो गया आंतरिक भाग में, और इसकी जो दिशा है वो होती है, क्योंकि इसका प्लस इधर है तो वो होगी इस तरफ, और आरोपित जो विद्युत क्षेत्र है ई नोट, उसकी दिशा है इस तरफ। तो दोनों की दिशा एक दूसरे के विपरीत है। तो एक दूसरे के विपरीत होंगे तो ये वाला इसके प्रभाव को कम करेगा, लेकिन दोनों बराबर नहीं है, ये ध्यान देना आपको। यहां पर ये दोनों बराबर नहीं है, और यहां जो आवेश उत्पन्न हुआ तो पृष्ठीय आवेश घनत्व हो गया सिग्मा पी, वो भी माइनस का, और यहां जो हुआ सिग्मा पी प्लस का। अब देखें, यहां पर ई नॉट वेक्टर प्लस दोनों का जो योग होगा वो 0 नहीं होगा। ध्यान देना, ऐसे जो पदार्थ होते हैं अध्रुवी, जब उनको विद्युत क्षेत्र में रखते हैं
तो विद्युत क्षेत्र में रखने के बाद में क्या है, वो ध्रुवित हो जाते हैं, उनके प्लस माइनस के जो आवेश हैं वो खींचकर एक दूसरे से दूर हो जाएंगे। तो ये जो प्रक्रिया है इसे कहते हैं ध्रुवित होना। तो ये ध्रुवण हो गया यहाँ पर, तो हम कह सकते हैं यहाँ पर ये क्या हुआ है, ये हो गया इनका ध्रुवण। तो ऐसी कंडीशन में जो टोटल विद्युत क्षेत्र होगा इसका वो 0 नहीं होगा। तो ये एक अध्रुवी अणु को हमने ध्रुवित किया बाहरी विद्युत क्षेत्र आरोपित करके। तो ये थोड़ा सा ध्यान देना है। और ये जो प्रक्रिया है किसी भी पदार्थ को ध्रुवित करने की उसको बोलते हैं ध्रुवण। अब देखो, यदि हमारे पास में पराविद्युत पदार्थ की जगह अगर वो चालक पदार्थ होता तो क्या होता। तो देखें, अगर चालक पदार्थ है यहां पर, ये यहां पर चालक है और चालक के ऊपर बाहरी विद्युत क्षेत्र आरोपित कर दिया जो इस दिशा में है। इसमें क्या होगा, इसके जो मुक्त इलेक्ट्रॉन हैं वो सारे के सारे इस तरफ आ जाएंगे और इस तरफ बजाएंगे प्लस के। तो यहां पर हो गया सिग्मा प्लस का और इधर आ गया सिग्मा माइनस का। अब इससे क्या हुआ कि इधर माइनस के इधर प्लस के हैं, तो अंदर एक आंतरिक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो गया यहां पर। तो वो है देखो ई इन वेक्टर, जिसकी दिशा होगी प्लस से माइनस की ओर। चालक की कंडीशन में ध्यान देना हमें, ये जो इलेक्ट्रॉन है सारे के सारे क्या है, मुक्त इलेक्ट्रॉन है। ये सारे मुक्त इलेक्ट्रॉन हैं। तो यहां पर जो ई बाहरी है जो हमने आरोपित किया था उसके बराबर ही अंदर एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। बराबर है लेकिन दिशा विपरीत है, तो विपरीत होने से यहां क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। अब इस माइनस वाले को उस तरफ ट्रांसफर करेंगे, तो देखो इसको उस तरफ ट्रांसफर किया तो ई नोट वेक्टर माइनस का उधर गया तो हो गया प्लस का, ई इन वेक्टर बराबर में 0। तो कुल जो विद्युत क्षेत्र होगा इसका टोटल वो 0 हो जाएगा जब हम चालक के ऊपर कोई विद्युत क्षेत्र आरोपित करते हैं। तो ऐसी कंडीशन में ये कुल जो विद्युत क्षेत्र आएगा वो 0 हो जाएगा। तो ये चालक की कंडीशन में है। अब लेते हैं टॉपिक रैखिक समदैशिक परावैद्युत। तो देखें, रैखिक समदैशिक परावैद्युत। तो देखो ये ऐसे परावैद्युत होते हैं जिनमें जो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न होता है वो उसी दिशा में आरोपित होता है, उसी दिशा में उत्पन्न होता है जिस दिशा में हमने विद्युत क्षेत्र आरोपित किया है। यानी दोनों एक ही दिशा में होंगे और जो द्विध्रुव आघूर्ण का मान है वो आरोपित विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के समानुपाती होता है। तो ये ध्यान देना है। तो रैखिक समदैशिक परावैद्युत की बात करें तो देखो इसकी परिभाषा लिखते हैं यहां पर, रैखिक समदैशिक पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जिनमें उत्पन्न द्विध्रुव आघूर्ण विद्युत क्षेत्र की दिशा में तथा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के समानुपाती
तीव्रता के समानुपाती होता है। तो देखें, रैखिक समदैशिक पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जिनमें जो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न होता है वो विद्युत क्षेत्र की दिशा में होता है और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के समानुपाती होता है। ऐसे जो पदार्थ हैं उन्हें कहते हैं रैखिक समदैशिक पदार्थ। अब इसी के साथ एक परिभाषा और है जिसका नाम है ध्रुवण या पोलराइजेशन। तो ध्रुवण क्या है? सिंपल बात करें तो अध्रुवीय अणु का ध्रुवीय अणु में कन्वर्ट हो जाना जब हम उसके ऊपर कोई बाहरी विद्युत क्षेत्र आरोपित करते हैं। वो जो प्रक्रिया है अध्रुवी का ध्रुवित होने वाली, उसे बोलते हैं ध्रुवण। और एक परिभाषा और है कि प्रति एकांक आयतन में उत्पन्न विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण ध्रुवण कहलाता है। पराविद्युत का ध्रुवण कहलाता है। इसे पी वेक्टर से व्यक्त करते हैं और जो पी वेक्टर होता है वो विद्युत क्षेत्र के समानुपाती होता है। और ये समानुपाती चिन्ह हटाएंगे यहां पर तो हमारे पास में आएगा काई ई एप्सिलॉन नॉट ई वेक्टर। और यहां पर जो काई ई है ये एक समानुपाती स्थिरांक है, कांस्टेंट है। और इसे वैद्युत प्रवृत्ति कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? वैद्युत प्रवृत्ति। परावैद्युत की वैद्युत प्रवृत्ति कहते हैं इस साइन या काई ई को। तो ये रैखिक समदैशिक और ध्रुवण का फंडामेंटल